आइए, आर्थिक समीक्षा चल रही थी अपनी, और आर्थिक समीक्षा में मैंने आपको ये बताया था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने मूल्यवर्धन के बारे में आपको बताया था। लेकिन मूल्यवर्धन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आ जाता है। इसके साथ भारत का जो जीडीपी है उसको आपने साथ में लेके चलना है। एक मैंने आपको जो 5 वर्षों का ब्यौरा दिया था, एक परसेंटेज बताई थी दोनों के संबंध में, एक वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये जो प्रति व्यक्ति आय है ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, इसमें लिखो यह लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। लोगों के जीवन स्तर व कल्याण का सूचक है। पब्लिक वेलफेयर। तो लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है ये। ओबियसली बात है, यदि आपकी इनकम अच्छी है तो आप पता लग जाएगा। जैसे किसी भी देश की यदि प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, इसका मतलब देश अच्छी दिशा में जा रहा है। लेकिन इसमें कई विसंगतियां भी होती हैं, वो चलो आपके काम की चीज़ नहीं है। अब ये बात आती है इसको निकालते कैसे हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, राज्य के संबंध में बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल लेवल पर तो अलग चीज़ होती है, वह नेशनल इनकम आती है। यहाँ क्या होता है, जीएसडीपी। जीएसडीपी समझ गए? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है ना? 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। जीएसडीपी नहीं है, एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद इस पे होता है, ठीक है ना? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अपॉन कुल जनसंख्या, मतलब उस राज्य की कुल जनसंख्या। लिख दीजिए ये, राज्य की कुल जनसंख्या। तो जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है उसमें यदि राज्य की कुल जनसंख्या का हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप भारत के संदर्भ में इसके देखेंगे, वो भी बता देता हूं, वो भी आपके इंडिया लेवल में काफ़ी आता है। भारत के संदर्भ में जो पर कैपिटा इनकम है उसका फार्मूला ये होता है, नेशनल इनकम बटा में कुल जनसंख्या। ये भी खूब पूछा जाता है, नेशनल इनकम और कुल जनसंख्या। चले आइए, अब ये पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिए इसको 2 रूपों में देखते हैं हम।
दो रूपों में आ जाइए। एक होती है स्थिर कीमतों पर, ठीक है ना, ध्यान रखना आपकी आर्थिक समीक्षा में एक शब्द इस्तेमाल किया गया बुनियादी, बाई चांस दे दे बुनियादी तो एक ही बात होती है। स्थिर कीमतों पर जब हम स्थिर कीमतों की बात करते हैं तो हमारे लिए जो वर्ष माना गया है वो है 2011-12, ठीक है ना। स्थिर कीमतों, फिक्स्ड प्राइस। चालू कीमतों पर कह दीजिए या प्रचलित कीमतों पर कह दीजिए, ये है 2023-24। स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर। अब यहां जो आपने देखना है ये दो रूपों में देखना है, एक तो राजस्थान के संबंध में और एक इंडिया के संबंध में। दोनों रूपों को साथ लेके चलना आपने, भारत की प्रति व्यक्ति आय और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। दोनों को क्या है, कई बार मिला के पूछ लेते हैं इसके अंदर, इस तरीके से पूछ लिया जाता है ये कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति का आय क्या होती है। और स्थिर कीमतों पर जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो है 90,831 रुपये। 90,831 रुपये, 90,831 रुपये। और इसकी जो वृद्धि दर है 6.94%। मोटे तौर पर आप इसको 7% कह सकते हो। तो यदि मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है 7% वृद्धि के साथ 90,000 है या 90,500 है या 91,000 है। जैसे आप 90,000 थोड़ा आंकड़ा ठीक रहेगा याद करने के लिए, 7% पर 90,000 ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और इंडिया की जब हम स्थिर कीमतों पर देखते हैं तो यह 1,06,744, 1,06,744, 1,06,744 ये स्थिर कीमतों पर है भारत की। 1 लाख, तो 1 लाख के आसपास मान लीजिए इसको, ठीक है ना। ये 90,000 है, ये 1 लाख है, मतलब एक याद करने के तरीके के आधार पर बता रहा हूँ आपको, 1 लाख के आसपास है मोटे तौर पर। और इसमें जो वृद्धि है ये है 7.38% की, मतलब ओवरऑल इंडिया में जो ग्रोथ है वो 7% की है। अब दोनों में आप चाहे 7 मान लो, याद करने की दृष्टि से कह रहा हूँ, ठीक है। तो 90,000 और 1 लाख स्थिर कीमतों पर है ये। अब जो चालू कीमतों पर है राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है ये है 1,67,964, 1,67,964 ये चालू कीमतों पर है। करंट प्राइस 1,67,000 इतनी है। और इसमें जो वृद्धि है 11.49%। 11.49% की वृद्धि है इसके अंदर, ये वृद्धि है। अब यदि आप इंडिया की बात करोगे तो ये है आपकी 1,84,205 रुपये, 1,84,205 रुपये इतनी इंडिया की प्रति व्यक्ति आय है ये। और ये जो वृद्धि है 8.68%,
8.68%। ये प्रति व्यक्ति आय है। समझ में आई जी बात? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। 90,000, 1,00,000 और दोनों की वृद्धि लगभग 7% के आसपास। ये 1,70,000 के आसपास मान लीजिए, उसको 1,85,000 के आसपास मान लीजिए। 1,70, 1,85 और इसमें 11.49%, 11.5% की वृद्धि हुई है और इसमें लगभग 9% की वृद्धि हुई है। ऐसे ये याद रहेगा आपको, अपने एक्यूरेट याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आसपास आसपास याद करो। राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर 90,000 है और जो प्रचलित कीमतें हैं, चालू कीमतें हैं, उस पर 1,70,000 रुपये है। और जो इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर 1,00,000 के आसपास है और उसमें 1,85,000 के आसपास है। ऐसे है। ग्रोथ की यदि अपने बात करेंगे तो केवल चालू कीमतों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा है और लगभग बढ़ोतरियाँ 8%, 7% के आसपास है। ऐसे बोलचाल में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान रहता है हमारा, क्योंकि एक यही है जो 11.5% है और ये 8.68%, 7.38 और 6.9, ये तो मिलते जुलते से हैं, एक फिगर का फर्क है इसके अंदर। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं। और इसमें जो सब ज़्यादा जो पूछी जाती है वो ये चीज़ें पूछी जाती है, ये नहीं पूछते, वृद्धि नहीं पूछते हैं। अभी तक जो पेपर में जो चीज़ें आई हुई है ना उसमें ये बड़ा ज़्यादा पूछा गया है, जैसे राजस्थान का। और ज़्यादा आप जो राजस्थान का एग्ज़ाम देते हो तो राजस्थान के एग्ज़ाम को हाईलाइट रखता है वो, उसमें ये चीज़ें पूछता है। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, जैसे आपसे क्या पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे कहेगा कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, बीच में दे देगा, ब्रैकेट में दे देगा स्थिर कीमतों पर, तो वो ऑप्शन में एक दे देगा 90,831, 1,06,744, कोमा डाल के दे देगा, फिर वो दूसरा ऑप्शन वो बना देगा, ऐसे कई ऑप्शन बना के दे देगा। ये होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, आइए अब नेक्स्ट लिखिए, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। पूंजी मतलब कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल इंग्लिश में लिखना चाहो तो। चले, आइए अब इसमें ये कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है भाई कि आप इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट रखो। तो प्रचलित कीमतों पर, चालू कीमतों पर वर्ष 2022-23 में संपत्ति, या आप ऐसे कह सकते हो स्थायी पूंजी संपत्ति। ये ध्यान रखना, ये 22-23 है, ये 23-24 नहीं है। ठीक है ना, इतनी संपत्ति है ये है, ये जो संपत्ति है ये है 3,99,594 करोड़। तो लगभग आप ये कह सकते हो 4 लाख करोड़ की है ये। ठीक है ना, 4 लाख करोड़ के आसपास। आप याद रखने के लिए ये कह सकते हो 4 लाख करोड़, इतनी याद रखने के लिए कह सकते हो। इसको ऐसे साइड में कर देना, याद रखने के लिए। हालांकि इसके थोड़े कम ही चांस होते हैं,
तो राजस्थान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण या राजस्थान की कुल संपत्ति जो है कितनी है? भाई संपत्ति बनती है ना, आपकी कभी संपत्ति पहले कम थी, फिर आपने एक मकान खरीद लिया तो थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर आपने बाइक खरीद लिया तो ज़्यादा होगी, फिर गाड़ी खरीद ली तो और ज़्यादा होगी। तो संपत्ति, भाई राजस्थान की संपत्ति कितनी बड़ी है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब हम ग्रोथ तभी करते हैं ना जब संपत्ति का निर्माण होता है, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस चलता रहता है। और संपत्ति का निर्माण तभी होता है जब हमारे यहाँ रोजगार वगैरह चल रहे होते हैं। इसमें जो वृद्धि बताई गई है यह है 12.78% की वृद्धि। ये वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक रीडिंग आपके पास होनी चाहिए, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो कुल सकल स्थायी पूंजी है ये 4 लाख करोड़ है। ये है एक जो इन्होंने सकल स्थायी पूंजी के निर्माण में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए योगदान, पार्टिसिपेट, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। मतलब इस पूंजी को बनाने में 4 लाख करोड़ की सकल स्थायी पूंजी के निर्माण में योगदान कितना है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे तो इसके अंदर जो योगदान है निजी क्षेत्र का ये 78.54% है। 78%, मतलब एक तरीके से 79% के आसपास कह सकते हो। 78.54% ये इतना योगदान है। और वो जो है ये है 21.46%। तो आप देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा योगदान होता है पूंजी के निर्माण में, ठीक है ना। जो संपत्ति बनाते हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा बनाते हैं या ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। देखिए इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो ग्रोथ होती है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना। हालांकि कुछ स्थितियाँ जैसे मान लीजिए कोरोना काल टाइप में आ जाए तो फिर ज़्यादा नुकसान होता भी उनको है, लेकिन जनरली एक सामान्य स्थिति में यदि अपने देखें तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा योगदान देता है, इसमें ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। सरकारी में तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार कर रही है, वैसे भी सरकार का उद्देश्य क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। और यदि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका एक उद्देश्य होता है, पब्लिक वेलफेयर नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है धन कमाना। और विकास धन से ही होगा, आप भावनाओं से विकास नहीं होता कभी भी। आप ये कह दो कि मैं बहुत सारे गरीब हैं मैं उनको खाना दे दूं, इससे नहीं होता। जैसे सरकारें करती है ना, इनको भोजन दे दो, 5 किलो अनाज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है ना। इससे कुछ भी नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप एक पब्लिक वेलफेयर कर रहे हो। जबकि यदि प्राइवेट सेक्टर यहाँ होता तो वो कहता भाई नहीं नहीं तुम दोबारा देखो, हम तो तुमको काम दे सकते हैं, ठीक है ना, काम करो। तो वो काम को महत्व देता है। ये है। आपने देखा होगा सरकारी बसें हैं, सरकारी बसों में चाहे एक सवारी चढ़ जाए, 2 सवारी चढ़ जाए तो सरकारी बस चलेगी। अब देखो कितना नुकसान हो गया, सवारी बैठी है 2 और कितना डीजल लगा होगा, कितना पेट्रोल लगा होगा, आप सोचिए कितना नुकसान हुआ होगा। और सवारी बैठी है 2। और प्राइवेट सेक्टर में यदि 2 सवारी आ जाए तो उस दिन बस नहीं जाती है, कहते तुम तुम्हारा देख लो, क्योंकि नीचे लिखा होता है अच्छे तरीके से, ये कभी भी कैंसिल हो सकती है, उसमें आपके साइन होते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं, हम क्या करें। आप कहते जी मेरा पेपर था तो था भाई, मैं क्या करूं, हम तेरे लिए कहां से चले जाएं। तो क्योंकि वो पहले से लिख देते हैं भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कैंसिल होगी तो तुम तुम्हारा देख लेना। हालांकि जनरली करते नहीं है, लेकिन फिर भी वो होता है इसमें। चलिए ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूंगा मूल्य की। मूल्य हेडिंग डाल दीजिए, मूल्य। मूल्य
देखो मूल्य जो होता है, आप देखो किसी भी वस्तु का मूल्य है या सेवाओं का मूल्य है, ये क्या करता है, ये पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देता है। यदि कीमतें ज़्यादा हो गई, कीमतें कम हो गई, उस स्थिति में बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। कम होगी तो भी नुकसानदायक होता है, ज़्यादा होगी तो भी नुकसानदायक होता है। इसका क्या है, बैलेंस में होना जरूरी होता है। तो आप ऐसे कीजिए, पेज के बीच में लिखो मूल्य, नए पेज से चालू करना है, ठीक है ना। हाँ वैसे चलो सीधा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला चैप्टर ही चल रहा है अभी तो। मूल्य, इसके नीचे लिखिए, कोई बात नहीं जैसे है लिखो। मूल्य में लिखिए आर्थिक नियोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संकेतक। अब इन शब्दों को समझो तो बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी प्लानिंग करते हो, कोई भी प्लानिंग की है आपने इकोनॉमी से संबंधित, वो बगैर मूल्य के नहीं हो सकती, बगैर मूल्य के नहीं हो सकती। मूल्य होगा तभी आप कर सकते हो। अब इसमें परिवर्तन से प्रभाव पैदा होते हैं, कई प्रभाव होंगे। यदि इसमें परिवर्तन हो गया, ऐसे लिख दीजिए, परिवर्तन से प्रभाव, यदि इसमें चेंजेस होगा तो एक तो आप जानते हो प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई कच्चा माल महंगा हो गया तो उसका प्रोडक्शन अपने हिसाब से करेंगे ना लोग, उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, उपभोग पर प्रभाव पड़ेगा। भाई मार्केट में यदि सेब महंगे हो जाते हैं तो हर कोई तो खाता नहीं, समझे ना बात। कहते भी एक बार सस्ते हो जाने दे, देखते हैं, सब चीजें हैं ये। और उसी बात डिमांड का भी प्रभाव पड़ता है। चीज यदि बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, मतलब मुद्रास्फीति से ज्यादा, मुद्रास्फीति की जो आदर्श दर है उससे ज्यादा हो जाए तो डिमांड जो है ये भी प्रभावित होती है, कम ज्यादा हो जाएगी। सस्ता हो गया तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और यदि महंगा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी। एक जीडीपी, पूरा प्रभाव पड़ता है जीडीपी। कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है, लोग उसको कम खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड कम है, तो उसका प्रोडक्शन भी कैसा होगा, कम होगा। वो प्रोडक्शन क्या होता है, जीडीपी, ठीक है ना। आइए अब देखिए इससे संबंधित संस्था क्या है। ये है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डायरेक्टरेट, ऐसे भी कह सकते हो, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ये है। एक फैक्ट है इसका, इसमें लिखो, इसके द्वारा 1957 से, इसके द्वारा 1957 से साप्ताहिक आधार पर, वीकली बेसिस, साप्ताहिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा, होलसेल एंड रिटेलर, थोक व खुदरा भावों को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है।
इनके जो चयनित सेंटर होते हैं वहाँ से पर वीक करते हैं, ये ध्यान रखना, भावों को इकट्ठा करते हैं। अब कोई इंडेक्स जारी करते हैं वो एक अलग बात है, वो सात दिन पे 4 आंकड़े आ जाएंगे, एक महीने में 4 आंकड़े आ गए, उन 4 आंकड़ों के आधार पर फिर वो इंडेक्स जारी करते हैं ये। तो ये ध्यान रखना 1957 से ये डायरेक्टर कर रहा है ये। अब आप देखिए, जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसका 2 तरीकों से आंकलन होता है। पेज के बीच में लिखिए, मुद्रास्फीति का आंकलन, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इंग्लिश में लिखना चाहो तो, मुद्रास्फीति। अब देखिए, यहां मुद्रास्फीति की बात नहीं करने जा रहा हूं मैं। मुद्रास्फीति होती है, एक तरीके से आप इसको महंगाई मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। महंगाई जो होती है वो मूल्यों में होते हैं, ठीक है ना, मूल्य में होती है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए का पेन 10 रुपए में मिलने लग गया, तो फिर 5 रुपए वो महंगा हो गया, मतलब 5 रुपए महंगाई हो गई है। अब यदि इसको परसेंटेज में देखोगे तो हम कहेंगे कि 50% रेट बढ़ गए इसके। अब 50% रेट बढ़ गए तो 50% क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी इसकी। तो एक तरीके से इसका जो संबंध होता है वो महंगाई के साथ ही होता है। अब इसका आंकलन जो है हम 2 आधार पर करते हैं। वो कौन कौन से आधार होते हैं, लिख दीजिए। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इसको बोला जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आइए, अब देखिए, एक होता है वस्तु, ठीक है ना, एक होती है वस्तु। वस्तु ये है, इसको वस्तु बोलते हैं, टेबल वस्तु है, ठीक है ना, आपका बैग वस्तु है। एक होती है सेवा, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सेवा है, इंटरनेट सेवा है, बैंकिंग सेवा है। तो ये जो थोक मूल्य है सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक, ये केवल वस्तुओं के लिए होता है, सेवाओं के लिए नहीं होता है। तो इसमें लिख दीजिए, यह केवल वस्तुओं के लिए होता है, केवल वस्तुओं के लिए होता है, केवल वस्तुओं के लिए। चले, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, जो सेवा होती है उसका थोक मूल्य होता ही नहीं है। भाई हम ऐसे थोड़ी कहते हैं यहां पर इंटरनेट थोक भाव में मिलता है, समझे ना बात को। हम ये कभी नहीं कहेंगे यहां पर पढ़ाई थोक भाव में होती है, ऐसे नहीं कहते कभी भी हम, समझे ना बात को। ये यहां बीमा थोक भाव में किया जाता है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि वस्तुओं का थोक मूल्य नहीं होता है, सॉरी सेवाओं का, क्योंकि सेवाओं का थोक मूल्य नहीं होता है, क्योंकि सेवाओं का थोक मूल्य नहीं होता है। चलें, इसमें लिख दीजिए, इसमें वस्तु और सेवा दोनों आती है या दोनों शामिल है, जो भी आप लैंग्वेज में लिखो, वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। आइए, अब लिखिए,
हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक। WPI। अब मैं यहां पर राजस्थान की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब देखिए इसका प्रयोग कहां होता है। प्रयोग सबसे पहले लिखिए, आ जाएगा समझ में, थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव को बताता है। थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव को बताता है। ओबियसली बात है, उतार चढ़ाव को बताता है तो कितना बिजनेस हुआ, वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में बताता है। दूसरा लिखिए, वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को बताता है। वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को बताता है। ठीक है। अब ओबियसली बात है, जब वो आपको प्राइस बता रहा है, वस्तुओं की यदि आपके प्राइस बता रहा है, उतार चढ़ाव बता रहा है, इसका मतलब यदि वो वस्तुओं का मूल्य यदि बता सकता है तो महंगाई भी बता सकता है। तो इस महंगाई मतलब मुद्रास्फीति, तो इसमें लिख दीजिए, यह मुद्रास्फीति के बारे में बताता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में बताता है। बताता है अर्थात इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति को मापने में किया जाता है। मुद्रास्फीति को मापने में किया जाता है, अर्थात इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति को मापने में किया जाता है। अब आप देखिए क्या क्या चीजें बता रहा है ये, वस्तुओं के बारे में बता रहा है, उतार चढ़ाव बता रहा है, मूल्यों के बारे में बता रहा है, मुद्रास्फीति को भी मापा जा सकता है इसके माध्यम से, उसके एक प्राथमिक सूचक के रूप में ये काम करता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते जब सरकार को इनकी जानकारी होगी तभी तो वो आर्थिक नीतियां बना पाएगी। भाई कितना महंगा है, क्या है, भाई कोई भी रसोई योजना है, अन्नपूर्णा रसोई योजना है राजस्थान की, या किसी को जो 12वीं क्लास है, 10वीं क्लास है, उन जो मेधावी लड़कियां हैं उनको बाईसाइकिल देनी है या स्कूटी देनी है, तो इसी के आधार पर तो तय होगी चीजें। तो चौथा लिख दीजिए, सरकार को नीतियां बनाने में दिशा निर्देश मिलता है। सरकार को नीतियां बनाने में दिशा निर्देश मिलता है। दिशा निर्देश मिलता है। पांचवा लिखिए, जीएसडीपी की गणना करने में प्राथमिक सूचक के रूप में काम करता है। जीएसडीपी की गणना करने में प्राथमिक सूचक के रूप में काम करता है। चले आओ।
अब देखिए राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये है 1999 2000। 1999 2000 ये है। और ये जो 1999 2000 वाला क्वेश्चन है ये RAS 2016 के अंदर आया हुआ है। हुआ क्या था 2016 15-16 के आसपास क्या हुआ था, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का, क्या बोल रहा हूं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया गया था, 2011-12 कर दिया गया था भारत में। ये तो राजस्थान का पढ़ रहे हैं ना अपने, तो उसने क्या पूछ लिया, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कितना है, तो लोग इस पर टूट पड़ेगा, हाँ हाँ वो बदला था ना, वही वाला है ये, जबकि इसको चेंज नहीं किया, वो भारत वाले को बदला था। तो भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष होता है वो इतना है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर उलझ जाओगे, नहीं तो आप लिख दीजिए नीचे। अब इसमें क्या है, ये जो आधार वर्ष है, 2 मिनट ऐसे लिखो, पर मंथ जारी किए जाते हैं। जो थोक मूल्य सूचकांक है ना ये पर मंथ जारी किया, अलग अलग मंथ का आता है, पर मंथ जारी किए जाते हैं। देखो जो भाव है, ठीक है ना, वस्तुओं के जो भाव है, चाहे वो थोक के रूप में हो चाहे वो खुदरा के रूप में हो, उनको तो हम पर वीक इकट्ठा करते हैं, जबकि जो ये इंडेक्स जारी किया जाता है ये पर मंथ होता है। गड़बड़ी मत कर देना इसके अंदर, वहां पता लगा उस सप्ताह में चले जाओ, ठीक। अब जो सबसे टॉप का क्वेश्चन है वो ये है कि थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल है। शामिल वस्तुएं, अब ध्यान रखना, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक निकालता है तो उसकी अलग वस्तुएं होती है, इंडिया लेवल पर निकाली जाती है तो उसकी अलग वस्तुएं होती है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये है 154, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। हेलो, ठीक, चलिए। अब ये जो है, अब इसमें 154 आपसे पूछा कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक निकालते समय कितनी वस्तुओं को शामिल करता है, 154। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि इसमें आपको तंग करेगा तो आपसे ये कह सकता है कि इसमें ये जो वस्तुएं हैं इसको 3 कैटेगरी में होती है। एक तो होती है प्राथमिक वस्तुएं, एक प्राथमिक वस्तुएं होती है, दूसरा होता है विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो बनाई गई है, और एक होता है ईंधन व ऊर्जा समूह की वस्तुएं, ईंधन व ऊर्जा समूह की वस्तुएं, ये है। अब देखो अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये 75 है, ये 69 है और ये 10 है। ये 10 है, समझे बात को।
अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखो 154 वाला तो कहना ही नहीं है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जामिनर क्या करता है फिर इसी बात को क्या करता है, एक्सटेंड भी कर देता है कई बार। जैसे आपसे क्या कह देगा, जैसे आपसे ये कह देगा कि राजस्थान जब अपना थोक मूल्य सूचकांक निकालता है तो उसमें निम्न में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं करता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन दे देगा प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ईंधन में ऊर्जा समूह की वस्तुएं। ठीक है, एक कोई अलग से डाल देगा। ठीक है ना, वो अलग से डाल देगा। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल सेवा, अब पता नहीं लगता है ना वहाँ पर मोबाइल ये कोई सेवा है या कुछ भी है, वहाँ दिमाग काम नहीं करता इतना। अपने सोचेंगे मोबाइल ईंधन में ही आता होगा। ठीक है ना, ऐसे बनता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं, प्राथमिक वस्तुएं शामिल की जाती हैं। या भाई फिर बहुत ज़्यादा ही कोई दुश्मनी निकालेगा तो आपसे पूछ लेगा भी ये कितनी कितनी होती है, जिसके चांस थोड़े कम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि शामिल 154 वस्तुएं हैं। 3 प्रकार की वस्तुएं होती है, ईंधन और ऊर्जा समूह की वस्तुएं होती है, मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं होती है और प्राइमरी गुड्स होती हैं। प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है, कृषि से प्राप्त होती है, और ये उद्योगों वाला है। ठीक है, और ये ईंधन को अलग किया हुआ है इन्होंने। ये 10 है टोटल। भाई कोई पेट्रोल डीजल केरोसिन टाइप में ऐसे ही है। ठीक है, ऊर्जा में डालोगे तो सौर ऊर्जा, ये एक्सेट्रा जो भी है। अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है ये भी कभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लिख दीजिए। यहां पे लिखिए वर्ष 2023 में WPI, 2023 में WPI। ठीक है ना, इसमें कोई रुपए वगैरह नहीं है, एक स्केल है। ये कहा गया है 387.90, 387.90। और इसमें जो वृद्धि है 0.54%, मतलब आधा परसेंट है ये। ठीक है, ये आपके नहीं आते एग्जाम में, ये नहीं पूछे जाते हैं इतने। इसमें कोई ज़्यादा आपको जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक, आइए अब आ जाइए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसमें लिख दीजिए आगे लिख दो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI इसमें लिख दीजिए। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। चले, आइए अब इसके 4 प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। एक होता है CPI IL, ठीक है ना। CPI का मतलब तो आप समझ ही गए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं IL का मतलब होता है
इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर। दूसरा होता है सीपीआई एएल। एएल का मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक। यहां होता है सीपीआई आरएल। आरएल का मतलब होता है रूरल लेबर, रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिक। और इधर जो होता है वो होता है सीपीआई, इसको ऐसे लिखा जाता है सीपीआई रूरल यू एंड सी, इसको ऐसे लिखा जाता है आर यू एंड सी। ठीक है, आर यू एंड आर का मतलब होता है रूरल, यू का मतलब होता है अर्बन, एंड सी का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? संयुक्त, संयुक्त होता है ये। आइए देखिए, इसका आधार वर्ष 86-87, 86-87 ये एग्रीकल्चर लेबर का है ये। और इसका जो आधार वर्ष है ये होता है 2012। इसका भी आधार वर्ष 2012 है। हेलो, 222,876 दो। चलें, आइए, इसमें ये कोई इतनी खास बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको तंग करेगा तो इसमें आधार वर्ष में कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, जिसको आज तक किया नहीं गया है। ठीक है ना, बस थोड़ी सी एक रीडिंग मान लेना, ये याद हो जाएगा 2012 है। और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो 86-87। इसमें सबसे जो टॉप का क्वेश्चन बनता है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें करंट भी जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी इसका आधार वर्ष बदल दिया गया है। सबसे पहले तो लिखते जाइए, आसान है। इसमें लिखो, यह है औद्योगिक श्रमिकों के, यह है औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग स्तर में, उपभोग स्तर में होने वाले परिवर्तन का सूचक है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना लेबर, उनमें परिवर्तन का सूचक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये जो आप इंडस्ट्रियल लेबर देख रहे हो क्या क्या शामिल है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर जो हम सीपीआई निकालते हैं उसमें किस प्रकार के औद्योगिक श्रमिक शामिल है, ऐसे बनते हैं, अंदरूनी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे कारखाना, जो कारखाने में काम करते हैं ना, वो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, खनन,
मतलब आप इसको पूरा आगे तक लिख सकते हो, कोई क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखना, इनमें कुछ नहीं लिखना है, हो गया। इसको आगे तक ले जा सकते हो। खनन, वृक्षारोपण। अब आप देखिए यदि इसने ऑप्शन में दे दिया तो आप वृक्षारोपण को फैक्ट्री उसमें औद्योगिक में नहीं डालोगे, लेकिन जबकि औद्योगिक में है। वृक्षारोपण, रेलवे और विद्युत क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो काम करते हैं ना उनको हम आईएल बोलते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर, इनको बोला जाता है। आइए अब जो लाइन लिखा रहा हूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो निजी कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उनके जो वेतन भत्ते तय होते हैं वो भी इसी पे डिपेंड है। तो इसमें लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के महंगाई भत्ता होता है ना, महंगाई भत्ते के निर्धारण में उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। चले, आइए, अब आइए, समझ गए? जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से संबंधित जो है, पब्लिक सेक्टर से, उनके महंगाई भत्ते के निर्धारण में हम किस सूचकांक का इस्तेमाल करते हैं? सीपीआई आईएल, ठीक है ना? और ये इसके अंदर आते हैं। अब यहां लिखिए, इसके नीचे आधार वर्ष, स्पेशली टिक कर दीजिए, इसको स्पेशली टिक कीजिए। आधार वर्ष, इसका आधार वर्ष है 2016, नीचे लिख देना सितंबर 2020 से, करंट का क्वेश्चन है ये, सितंबर 2020 से। चले, आइए, आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख दो, इससे पहले 2001 था, इससे पहले 2001 था। इससे पहले 2001 था। चलिए, अब देखिए, ये जो आपका मूल्य सूचकांक है, इसमें इसके कितने सेंटर है, ठीक है ना भाई? कितने सेंटर है, कितने सेंटर का देखते हैं अपने राष्ट्रीय स्तर पर। आइए लिखिए, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र, सेंटर लेवल पर जो टोटल औद्योगिक रूपों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जो सेंटर शामिल किए गए हैं, वो है 88। अब अलर्ट रहे, मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट है, ठीक है ना? तो आपसे ये पूछता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो ये 88 क्षेत्र है, उसमें राजस्थान के कितने क्षेत्र हैं, ये बनता है। और मजेदार बात है कि एक को चेंज कर दिया, और जो चेंज हो गया वो क्वेश्चन होता है। पहले अजमेर होता था, अजमेर के स्थान पर अलवर कर दिया, तो 3 जिले इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे लिखो, राजस्थान के शामिल जिले 3 है ये, जयपुर, भीलवाड़ा
जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। अलवर चले। तो 2020 से हमने क्या किया है, जो नया अपना आधार वर्ष है उसमें इस अलवर को शामिल किया है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, इससे पहले अजमेर होता था, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये चीज़ चेंज हुई है, कहीं पुराने नोट्स पढ़ते फिरो। इससे पहले अजमेर था। चले, अब यहां पर ये वैसे कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको लगे तो आप पढ़ना चाहो तो अपने पढ़ सकते हो। मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आधार वर्ष और राजस्थान के कितने ज़िले शामिल हैं, मेरे लिए ये है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2016 आधार वर्ष के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालते समय राजस्थान के अजमेर के स्थान पर किस जिले को शामिल किया गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। वो वृद्धि है, अब ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अलवर केंद्र पर जो वृद्धि दर्ज की गई है ये है 1.03%, 1.03% अलवर पर। और जो भीलवाड़ा पर की गई है ये है 3.86%, ये लेटेस्ट है 3.86%। और जयपुर पर है 2.68%, 2.68%, 2.68%। चले, अब ज़्यादा से ज़्यादा देखो बेटा यही है कि आपसे इसके अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती है, बाई चांस पूछे तो, जिसकी संभावना बहुत कम है कि सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई, भीलवाड़ा में, ठीक है ना। इन परसेंटेज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ इसमें कम है, इसकी इतनी कम है, इतना सा बस। 2 क्वेश्चन यहीं पर याद कर लेना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IL के लिए जो आधार वर्ष है 2016 कर दिया गया है, उसमें टोटल 88 सेंटर है, जिसमें से राजस्थान के 3 है, एक है आपका जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। पहले अलवर के स्थान पर अजमेर हुआ करता था, ठीक। आइए, अब ये जो है, ये जो पहले 3 है, पहले 3 जो है, इनका जो संचालन वगैरह है, या जो आप ये कह सकते हो कि इनके कौन तैयार करता है सूचकांक, ये तैयार को कौन करता है, ये जो तीनों है, इन तीनों को जो तैयार करता है, ये तैयार करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं बता देता हूं। इससे पहले शिमला हुआ करता था, ठीक है ना, इससे पहले शिमला था, अब चंडीगढ़ करता है। जो चीज़ चेंजेज होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और इधर जो है ये चौथे वाला है, इसका जो तैयार करता है, ये तैयार करता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसको जो तैयार करता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये तैयार करता है, ठीक है ना। और ये जो है आपका नई दिल्ली के अंदर है ये। तो ये जो 3 है, इनको तैयार करने का काम कौन करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। पहले शिमला होता था, गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है ना। और वो पहले भी यही था, अब भी यही है। क्लियर होगी बात सारी। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय फर्स्ट जो है आर्थिक समीक्षा का कंप्लीट हो जाता है।